गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आ गए हैं दोबारा उन लोगों के लिए जो लोग आज एब्सेंट हैं और वो लोग जो घर पे मजे मार रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ दूंगा? आई एम नेवर गोइंग टू लीव यू फॉर एवर। तो वी आर रीडिंग द चैप्टर 1 ऑफ business studies and you can see that I'm not writing business studies here, I'm writing management studies. Okay, so why I'm writing this वो आपको अभी इसमें पता चलेगा आगे। Let's go forward. तो बिजनेस स्टडीज जो है वो क्लास 12th में आने के बाद में मैनेजमेंट स्टडीज बन जाता है, बिकॉज जब हम इस क्लास के अंदर पढ़ते हैं चीजों को तो हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी हम जो 11th क्लास में पढ़े थे उसके अंदर केवल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हुआ करते थे जो हमने पहले डिस्कस करे। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम एक असली बिजनेस रन करते हैं तो उस बिजनेस को रन करने में कौन सबसे बड़ा रोल निभाता है, एंड दैट इज मैनेजमेंट। जो भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, ओनर, ये सब जो होते हैं इनको बोलते हैं मैनेजमेंट। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, यहाँ पे जरा अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए, जो काम ये लोग करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, और ये जो लोग हैं टॉप मैनेजमेंट वाले, ओनर या मैनेजर, इनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों से बनता है, जबकि मैनेजमेंट उनके जो डीड्स होते हैं, जो वो काम करते हैं, उससे बनता है। ठीक है, तो बेटर भी कि हमें इसको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इन दिस यू आर गोइंग टू रीड के मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट किस तरह रन करता है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की बन जाएगी। ठीक है, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप इस चीज को बार बार देख सको, क्योंकि मैनेजमेंट की जो नींव होती है, जो मैनेजमेंट की डेप्थ होती है, वो यहाँ से शुरू होती है। अगर हमें यही पता नहीं होगा तो आपको आगे के सारे चैप्टर्स कंफ्यूजिंग लगेंगे। अभी तक जो बच्चे यहाँ पर पढ़े थे, आप उनसे पूछ सकते हो कि स्कूल में जो बच्चे उन्हें मिलते हैं उनके लिए कितना बड़ा नाइटमेयर होता है बिजनेस स्टडीज। कि बिजनेस स्टडीज के केसेस कैसे करेंगे, बिजनेस स्टडीज को समझेंगे कैसे, बिजनेस स्टडीज के अंदर लिखेंगे कैसे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, एंड आई एम गोइंग टू एलिमिनेट दैट प्रॉब्लम फुल्ली। इसीलिए जितना हो सके क्लासेस को सारी की सारी अटेंड करिए, एक भी क्लास को छोड़ने की कोशिश मत करिए। एंड आई एम गोइंग पोस्टेड these kind of videos again and again, okay, whenever we will have some important lecture, very important lecture, okay. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि कून्स और ओडोनेल और वेरिक, ये एक बहुत ही पुराना तरीका है मैनेजमेंट की डेफिनेशन देने का, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव। आपको पता है, जब आप मैनेजमेंट स्टडीज के लिए एमबीए या बीबीए या बीकॉम कुछ भी करते हो तो आपको इस तरह आंसर लिखना होता है। उसमें लिखा होता है अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनेल, मतलब ये हेराल्ड कून्स, ठीक है, और ओडोनेल और वेरिक, ये तीन लोगों ने मिलकर मैनेजमेंट को डिफाइन किया था, और इनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी। लेकिन मुझे लगता है कि रटाफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं है। वी आर नॉट हियर फॉर क्रैमिंग। अगर आप क्रैमिंग ही करते हो तो आप घर पे कर सकते हो इस चीज को। हम कोचिंग क्यों आ रहे हैं? चीजों को इजी बनाने के लिए। अगर आप इस डेफिनेशन को देखोगे तो ये डेफिनेशन कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है ऑन द फर्स्ट गो, ऑन द फर्स्ट सीइंग ओनली, ओके। तो चीजों को हमने समझ लिया। अब अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा तो ये मुझे समझ में आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से। तो समझ लेने के बाद में तो मैं उसे लिख सकता हूं, लेकिन आई डाउट, फिर भी एक डाउट रहता है। डाउट क्या रहता है कि डेफिनेशन अगर हमने पूरी याद भी कर ली ना तो हम इसे एज इट इज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो डेफिनेशंस होती हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के साथ होती हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, इनको एज इट इज लिखना होता है। तो एज इट इज तो हम नहीं लिख सकते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, हम इसको लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, ये तरीके से आप उसको लिख सकते हो और ये देखने में इफेक्टिव भी लगेगा। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पिछले वाले में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनेल, डायरेक्ट, है ना, कि इनके अकॉर्डिंग। लेकिन जो मैंने चेंज किया उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय।
अब सोचिए डेफिनेशन का मीनिंग तो कोई भी कुछ भी निकाल सकता है ना, तो अगर हम डेफिनेशन के मीनिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको, तो कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि तुमने एज इट इज क्यों नहीं लिखी है। ठीक है, हम ऑथर्स के नाम बता रहे हैं, कून्स और ओडोनिल, और फिर उसके बाद में उस चीज को कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय कून्स एंड ओडोनिल एंड वेरिक। तो नाम वो याद करने हैं एज इट इज, लेकिन ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप समझ के लिख सकते हो। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन। अब इसमें अलग अलग लाइन में अलग अलग चीजें बता रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको 3-4 लाइन में लिखा हुआ है। पहली लाइन में कह रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, यानी मैनेजमेंट में हम दूसरों से काम करवाते हैं। आपको मैंने क्या बोला, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजमेंट के मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होता है, ओनर होते हैं, क्या वो खुद काम करते हैं? वो सब लोग मिलकर डायरेक्ट करते हैं वर्कर्स को, और वर्कर्स चीजों को बनाते हैं। सही है ना? यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि ओनर का काम एमडी कर रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर का काम मैनेजर कर रहे हैं, है ना? मैनेजर का काम एम्प्लॉयज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का काम वर्कर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों से काम को करवाते हैं और उसको अच्छे से चेक करते हैं। अब वो लोग चाहे इंडिविजुअली काम करते हो या एक साथ मिलकर काम करते हो, है ना? ये ध्यान रखना है कि वो लोग इंडिविजुअली काम कर सकते हैं और एक साथ भी काम कर सकते हैं। किस लिए काम करते हैं? टू अचीव डिजायर्ड गोल, अपना एक डिजायर्ड गोल जो है उसे अचीव करने के लिए वो लोग काम करते हैं। क्लियर? अब जो गोल है वो किस मैनर में अचीव होना चाहिए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ये ध्यान रखना है आपको कि जितने सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब चीजें आपको जब मिल जाएंगी तो आप उस चीज को कभी नहीं भूलते हैं। तो हर एक डेफिनेशन में मेरी आपको एक चीज दिखाई देगी कि कोई चीज आप भूलेंगे नहीं आसानी से। तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हमें कैसे काम करना होता है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ये मैनर होता है काम करने का। ठीक है, तरीका। तो एफिशिएंटली का मतलब क्या है, जब हम काम को मिनिमम कॉस्ट में कर पा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एफिशिएंटली के नीचे लिख रहा है, जब हम मिनिमम कॉस्ट में काम कर पाते हैं। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो तो कॉस्ट मिनिमम रहेगी, और कम पैसों में काम कर लो तो कॉस्ट मिनिमम रहेगी। सही है, तो ये होता है एफिशिएंटली। इफेक्टिवली क्या होता है कि जब हम अपने काम के रिजल्ट्स बेस्ट दें और काम को टाइम पर करें। तो इफेक्टिवनेस के अंदर आ जाती है दो चीजें, क्वालिटी और टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें टाइम को देखना है और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वालिटी को देखना है, तो इफेक्टिव माना जाएगा। और एफिशिएंसी में सबसे पहले हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, वो जरूरी है, फिर मनी को वेस्ट ना करें, वो जरूरी है। ठीक है, कुल मिला के कम से कम रिसोर्सेज में जब तुमने पूरा काम कर लिया तो तुम एफिशिएंट हो, और समय के अंदर अंदर क्वालिटी में तुमने काम कर लिया तो तुम इफेक्टिव हो। अब इसके अंदर कोई इंसान ये कहे कि भाई हमने समय के अंदर काम कर लिया, है ना, तो हम उसे इफेक्टिव बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ये बोले कि हमने समय में काम तो किया है लेकिन क्वालिटी नहीं है, तो हम इफेक्टिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक। मतलब जो मैंने पहला एग्जांपल दिया ना कि मैंने समय में काम कर लिया, उसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसकी क्वालिटी ठीक रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो क्वालिटी ठीक ना होने पर इफेक्टिव कभी नहीं कह सकते। अब आप ये कहोगे सर उसने टाइम पर तो किया था ना, तो वो भी आप कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ध्यान से समझने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के जो डिफरेंसेस हैं वो आ जाते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट, यानी कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अगर आप दे पा रहे हो तो आप क्या हैं, आप हैं एफिशिएंट। ठीक है, इफेक्टिव कब है आप, जब आप अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान्ड रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर पा रहे हैं, यानी आपके एक्चुअल रिजल्ट्स और प्लान्ड रिजल्ट्स दोनों के दोनों बराबर रहे, अच्छे रहे, तो इफेक्टिव माना जाएगा। एफिशिएंसी में बोलते हैं टू डू थिंग्स परफेक्टली। टू डू थिंग्स परफेक्टली का मतलब होता है कि आपने चीजों को करने के लिए जो एफर्ट्स करे वो किसी भी तरह फालतू नहीं थे, आपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया, तो उसे बोलते हैं चीजें परफेक्टली करना। इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा चाय बना दो, है ना? अब आप जब चाय बनाने के लिए गए तो आपने एक अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करके एक बहुत ही अच्छी चाय बना के अपने पापा को दी, और पापा ने कहा कि भाई तुम्हारी चाय तो मम्मी से भी ज्यादा अच्छी है। लेकिन जब मम्मी किचन में गई देखने के लिए तो तुमने सब फैला करा हुआ था, कहीं दूध फैला हुआ था, कहीं चाय फैली हुई थी, चलनी वगैरह को आपने साफ नहीं किया था यूज करने के बाद में। सो व्हाट्स दिस, इसको हम बोलेंगे
आपने काम इफेक्टिवली किया बिकॉज आपने परफेक्ट थिंग्स करी, ठीक है। क्योंकि आपने वेस्टेज कर दिए तो आप एफिशिएंट नहीं रहे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जो चाय बनाई वो नॉर्मल थी, लेकिन आपने किचन में कोई गंदगी नहीं की, साफ साफ सुथरा रहा, तो आप एफिशिएंट रहे। तो ध्यान रखना, एफिशिएंट का मतलब रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना होता है, ठीक है। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है क्वालिटी के साथ काम करना, ठीक है। चाहे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों रहना चाहते हो तो आपको वो किचन में साफ सफाई भी रखनी है और चाय की क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। दोनों चीजें साथ में चलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में बहुत बड़े बड़े ये बुक में दिए हुए होते हैं, लेकिन उसकी ट्रिक्स मैंने यहाँ पर दी हुई हैं, तो उसको ट्रिक के साथ अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नाउ ऑन आई विल स्पीक इन इंग्लिश so that you may understand that what kind of content you would require to write in that particular answer. Okay, so there are 7 main features of management. So the first feature is goal oriented process. What's goal oriented process? So management is referred to as the united effort to achieve a particular target, and that target is to be achieved by the whole organization, that is all the employees. So if we have target, then only we can work. Therefore management is what? Management is a goal oriented process. First of all we need to know which is our target, and then we will work according to it. जब तक आपके पास टारगेट नहीं होता आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? गोल ओरिएंटेड तरीके से काम करना। जब तक आपके पास आपका गोल, आपका टारगेट नहीं है, तब तक आप काम कैसे करोगे, ठीक है। अब आप लोग सब यहाँ 12th में पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपका टारगेट है 12th में अच्छी परसेंटेज लेके आना और सीयूटी में अच्छी रैंकिंग लेके आना, ठीक है। और जो भी हम चीजें पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि इससे पहले की जो स्लाइड्स हैं उसमें मैंने आपको यहाँ पर कुछ दिखाया, जैसे ये कूंज और ओडुनेल और वेरिक। आपको पता है सीबीएसई बोर्ड में ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लिखना जरूरी है। अच्छा, अच्छी बात सीबीएसई के लिए ये है कि अगर तुम सीबीएसई में इनके नाम लिखाते हो तो टीचर बी लाइक, पगली रुलाएगी क्या? इतना अच्छा हो सकता है ये, ठीक है। सो बेटर बी के चीजों को उस तरह लेकर जाए तो वो चीजें ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, एंड यू विल बी अनएक्सपेक्टेड फॉर द टीचर एंड you can impress her also. Okay, so that is a goal oriented process management. Now pervasive, applicable to all kinds of organization. So pervasive means that is present everywhere. So management is present everywhere, and we can see management even in the small shop, even in a person, or any big organization or MNC also. So therefore management is pervasive. Whenever we want to manage something, we have to do management. जब भी हम किसी चीज को मैनेज करना चाहते हैं तो हमें मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है, और चीजों को मैनेज करने के लिए खुद से कुछ प्लानिंग बनानी पड़ती है, खुद से कुछ काम करने पड़ते हैं, और तब जाके चीजें सुचारू रूप से अच्छे से हो पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग, योर फादर प्लान्स अ लॉट even before 1 year. Okay, so what's that? That's management. Clear? So management is pervasive. Whenever you are trying to manage something, you are trying to execute something properly, you have to manage it properly. So management is pervasive. Now the next thing, management is multidimensional. What's multidimensional? Management has many dimensions, but there are 3 main dimensions in the management that we need to study properly. What are they? First one is management of people. Management of people means if we are managing an organization, first of all, we have to manage our employees, our workers. We have to recruit or invite the employees to our organization जो competent हो, okay, and then time to time train those employees. इमेजिन करो कि आपने उस समय एम्प्लॉयज को रखा जिस समय कंप्यूटर नया नया आया था, तो उस समय अगर तुम्हारे यहाँ कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पर आता है, यू विल बी हैप्पी। लेकिन आज के टाइम पे अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नए नए सॉफ्टवेयर को ना समझे, अपने आप को अपग्रेड ना करे, क्या आप हैप्पी रहेंगे? नहीं ना। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब ये है कि
आपके एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं वो सब चीजों का ध्यान रखो, और टाइम टू टाइम उन्हें अपग्रेड भी करते रहो। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्लियर? Now management of work. What's management of work? If I am managing the work, then I have to see what is the target I have to achieve and what are the functions I have to do to achieve the target. So that is management of work. Management of work में हम टारगेट के बारे में सोचते हैं और इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितने फंक्शंस हमें करने पड़ेंगे उसके बारे में सोचते हैं। क्लियर है? अब आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बेटा बहुत ज्यादा इजी है। इसका मतलब ये होता है whenever we are heading towards a target there are many functions. So management of operations means whether we are doing that particular function properly or not. जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमने ये देख लिया कि भाई हमें प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, स्टाफिंग, ये सब चीजें करनी होंगी और एक लिस्ट बना ली कामों की, वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या है कि हमने केवल प्रोडक्शन को पकड़ लिया कि प्रोडक्शन जो होगा वो किस तरह से होगा और वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। उसके बाद में हाँ, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में हम हर एक ऑपरेशन को देखते हैं, मतलब हम प्रोडक्शन को अलग से देख रहे हैं, फिर हम जो है स्टाफिंग को अलग से देख रहे हैं, देन हम मार्केटिंग को अलग से देख रहे हैं, देन हम फिनांस को अलग से देख रहे हैं। ठीक है? हाँ, और ये वर्ड जो मैंने बोला ना फिनांस, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज बहुत से बच्चे पर्टिकुलरली जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो लोग इसे फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंस नहीं होता, दैट्स फिनांस। सही है? हाँ, जैसे बोलते हैं ना इसके लिए तो बहुत सारा फाइनेंस लगेगा, बेटा फाइनेंस नहीं होता कुछ भी, जाहिल लोग बोलते हैं इसे, दैट्स फिनांस। ठीक है? एंड यू कैन चेक इट इन द डिक्शनरी और गूगल ऑल्सो। Now come to the next point, that is continuous process. So management is a continuous process. अब इसके साथ आप एक चीज देख रहे हो, POSDCP, ये क्या है? अब इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश मत करना क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है। सही है? तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट्स विद P फॉर प्लानिंग एंड इट एंड्स विद प्लानिंग टू। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लानिंग से ही शुरू होता है और प्लानिंग पर ही खत्म होता है। तो आप देख सकते हो कि पूरा सर्कल क्रिएट कर देगा ये, है ना? लाइक आई कैन से कि पहले P आया, तो लेट्स जस्ट राइट इट। इमेजिन करिए कि यहाँ ये प्लानिंग से शुरू हुआ, चीजों को प्लान करना कि कब हमें क्या करना है, देन चीजों को ऑर्गेनाइज करना, मतलब हमें उसके लिए किस किस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। देन आता है स्टाफिंग, हमें अपने बंदों को स्टाफिंग में ये सेट करना कि भाई कौन कौन क्या क्या काम करेगा और उसको हम क्या रेम्यूनरेशन देंगे और कैसे कैसे अपग्रेड करेंगे टाइम टू टाइम, ये हो गया स्टाफिंग। डायरेक्टिंग में हम लिटरली काम करना शुरू करवा देते हैं लोगों से और उनको बोलते हैं कि भाई नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क, एंड कंपनी तुम्हें सुपरवाइज करेगी, कोई भी चीज तुम गलत करोगे तो तुम्हें तुरंत बता देंगे। ये होता है डायरेक्टिंग में। कंट्रोलिंग में गलतियां पकड़ी जाती हैं कि किसने क्या गलती की, अगर कोई गलती की तो उसको जो है उसी समय सुधारना और ये एनालाइज करना कि जो गलती का डेविएशन है वो कितना है। अगर डेविएशन बहुत ज्यादा है तो उस इंसान के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अगर कंपनी की कोई पॉलिसी गलत रही है तो कंपनी उस पॉलिसी को सही करेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स हो जाए, उसके लिए कंपनी क्या करती है, उस चीज को अगली प्लानिंग की तरफ फॉरवर्ड कर देती है कि अगले साल से हम ये गलती नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा सर्कल बन गया, POSDCP। क्लियर टू ऑल? हम्म हम्म हाँ, डायरेक्टिंग में हम लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं उसी समय पर, तो ये एक ऐसी चीज हो जाती है दैट वी आर गाइडिंग ओनली। ओके, हम उन्हें बस गाइड कर रहे हैं काम करते हुए कि सही तरह से काम कैसे करना है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हमने जो चीजें प्लान की थी ना, तो एक स्टैंडर्ड बनाया था कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, तो उस आदमी ने जब काम किया तो उसने कैसे काम किया उसको हम कंपेयर करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसने अच्छा काम किया कि नहीं किया। अगर उसने अच्छा काम किया होता है तो उसको रिवॉर्ड देते हैं, यानी उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं या प्रमोशन देते हैं या ट्रॉफी वगैरह देते हैं, इस तरह रिवॉर्ड या अवार्ड देते हैं उसे। ठीक है? और अगर उसने अच्छा काम नहीं किया होता तो उस पर एक्शन ले लेते हैं। ठीक है? और कोई ऐसी चीज हो जो हम अभी नहीं कर सकते हैं,
पॉसिबल नहीं है तो हम उसे अगली प्लानिंग में जोड़ देते हैं, कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया तो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आई होप ऑल ऑफ यू connected it properly. Now the group activity. So management is a group activity because I have already told you there are many people that are associated with management. There is top management, there is managers, there are many employees, there are many clerks and the workers too. So all of them do their work properly. Then only we can have good management. Okay? So management is intangible, जो कि आप लास्ट पॉइंट देख रहे हो ना, intangible. Management is intangible. Intangible means we can only feel management. So with the group activity we can only feel. If the group activity would be good, then the management would be good. If the group activity would be bad, then the management would be bad. लेकिन अगर ग्रुप एक्टिविटी ही नहीं हो रही है तो मैनेजमेंट बुरा ही होगा। इसलिए सब लोगों को साथ मिलकर अच्छे से काम करना होता है मैनेजमेंट को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब बीच वाला फंक्शन रह गया डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है whenever we are working for an organization, we cannot think that everything will be same, everything will be steady, nothing will change. We have to adapt with the environment. In an organization, the environment of the organization as well as outside the organization will change continuously. फॉर एग्जाम्पल 2019 में जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करके बैठी थी कि भाई हम 20 में ये सब करेंगे, उनकी प्लानिंग सब धरी रह गई होगी जब कोरोना आ गया, है ना। अब आप सोचिए कोरोना कब आया, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जनवरी फरवरी में अपनी प्लानिंग खत्म कर लेती है। अब सोचिए 2020 में जनवरी फरवरी में सबने प्लानिंग खत्म कर ली थी, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया। अब आप सोचो कि जो कोई दवाई कंपनी होगी वो ये सोचकर बैठी थी कि इस बार हम जो है सर दर्द की गोलियां या ब्लड प्रेशर की गोलियां ज्यादा बनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने वाली है तो लोगों को ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन अचानक से उन्हें अपना प्लान चेंज करना पड़ा होगा कोरोना के बाद कि नहीं अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे सैनिटाइजर, है ना। तो क्या है ये, हम मैनेजमेंट को एक डायनामिक फंक्शन मानते हैं जो कि अडेप्ट करना चाहिए जल्दी से जल्दी चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के साथ, तभी उसको अच्छा माना जाएगा। आप एक बात बताइए, कोई दवाई कंपनी अपने प्लान पर ही स्टिक रहे कि नहीं हमने तो सर दर्द की गोलियां बनानी है, हम वही बनाएंगे चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, है ना। तो क्या वो कोरोना के टाइम पर अपने शेयर्स की वैल्यू को अच्छा रख पाते, क्या वो अच्छी सेल्स कर पाते? नहीं। जब उन्होंने देखा कि भाई अचानक से एक पैंडेमिक आ गया है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट के लिए ये भी जरूरी है कि जिस समय जिस काम को करने की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाओ, उसके अकॉर्डिंग ढल जाओ। अडेप्ट का मतलब होता है समय के अकॉर्डिंग ढल जाना। ठीक है, क्लियर टू ऑल। जैसे इमेजिन करिए कि एक पार्टी हो रही थी कहीं पर और वहां पर ना भजन वगैरह होने थे, है ना, आप लोग भजन को भी पार्टी कहते हो, तो कहीं पर एक पार्टी हो रही थी वहां भजन वगैरह होने थे, है ना। वहां पर जो है तनिष्का ने भूमि को भी बुलाया कि बहन तू भी आना, जो है पार्टी है। तो भूमि जो है जब वहां पर गई तो वो जो है चटक मटक ड्रेस पहनकर वहां पर गए, जबकि वहां पर सारे के सारे लोग जो है वो प्रॉपर जो एथनिक वियर होता है जो सनातन धर्म में पहनते हैं इस तरह के कपड़े पहनकर बैठे हुए थे। अब आप सोचिए जब भूमि को वो लोग देखेंगे वहां पर तो क्या सोचेंगे, बिल्कुल तमीज नहीं, कैसी लड़की आई है ना। लेकिन अगर वही भूमि चाहे कितनी बदतमीज क्यों ना हो और वो अच्छे से जो कपड़े पहनने चाहिए वो वाले ही पहनकर जाएंगे तो क्या होगा, अरे वाह कितनी अच्छी बच्ची है। तो ये बेटा समाज है। अब आप इमेजिन करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी आपको जज करे तो आप चेंज हो जाओ, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी इंसान आपको जज करता है ना तो इतनी छोटी छोटी चीजों पर जज कर देता है। अब सोचो कि एक इंसान को इतनी छोटी चीजों पर जज किया जा रहा है तो करोड़ों रुपए की कंपनी को कितनी छोटी छोटी चीजों पर जज किया जाता होगा, है ना। आपको मैगी पता है, मैगी मैगी ने क्या किया कि अपने जो कंटेंट है उसके अंदर अरारोट की मात्रा बढ़ा दी। आपको पता है मैगी के अंदर बहुत सारा अरारोट होता है मैदा के साथ, इसीलिए मैगी ज्यादा नहीं खानी चाहिए। पता है मैगी ने क्या करा कि अरारोट की मात्रा जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि उसकी वजह से लोगों को पेट दर्द होने लगा। तो किसी ने ये सूट फाइल कर दिया मैगी के ऊपर कि इनकी मैगी के अंदर राख डली हुई होती है। पता है मैगी ने क्या किया था,
मैगी ने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट नहीं किया। कोरोना काल के बाद में उसे इस चीज पर देखना चाहिए था कि भाई हम ज्यादा खराब चीजों का इस्तेमाल ना करें जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। नतीजा, उस आदमी ने ये बोल दिया कि भाई इसमें राख है। जब चेक करा गया तो पता चला कि मैगी जिस अरारोट कंपनी से अरारोट ले रही थी, वो उसको बनाने के लिए एशिड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो गलती किसकी थी और बिल किस पे फट गया, और मैगी आज तक बदनाम हो गई कोरोना काल के ठीक बाद से। ठीक है, तो आप बताइए कितनी छोटी सी गलती थी लेकिन बदनाम हो गए कि नहीं हो गए। दिस इज द थिंग। क्लियर? तो हमें डायनामिक रहना चाहिए। एंड आई होप अब आपको सारे के सारे फीचर समझ में आ गए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात वीडियो में ये होती है कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं होती कि सर दोबारा बता दीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको केवल रिवाइंड करना है और फिर दोबारा सुन लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? देखिए, हमेशा से जब भी ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ रहे हो तो खुद, जैसे कि यहाँ जो बड़ी वाली बार आपको दिखाई दे रही है, खुद को यहां रखकर सोचना है ना। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को मैं किस तरह देखूंगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को मैं इस तरह देखूंगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, तो उसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। सोशल ऑब्जेक्टिव है तो मतलब सोसाइटी क्या चाहती है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव है तो एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के क्या चाहता है। अब जाहिर सी बात है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कोई भी इंसान अगर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेगा तो या तो वो उसका एम्प्लॉई, वर्कर, मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी बन जाएगा। राइट? सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती है तो वो क्या चाहती है? वो तीन चीजें चाहती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। यानी अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं तो मैं क्या चाहूंगा? सबसे पहले मैं चाहूंगा मार्केट में सरवाइव कर जाना। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे जियो कंपनी का। आप लोगों ने सबने देखा था कि जियो का जो सिम आया था, जब आप 7th या 6th में रहे होगे, तो फ्री में बटा था, है ना। तब जियो कंपनी क्या कर रही थी? तब जियो कंपनी ये कर रही थी कि भाई मार्केट में बहुत बड़े बड़े कंटेंडर्स थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। तो इन सबके सामने रिलायंस कंपनी, जिसका यूनिनॉर ऑलरेडी फ्लॉप हो गया था बहुत बड़ा, वही चाहते थे कि लोगों का भरोसा फिर से जीत सके। तो चाइना की कंपनी जियो के साथ मिलकर उन्होंने जियो सिम इंडिया में लॉन्च करी, तो उन्होंने फ्री में बांटी। क्यों? उस समय वो ये चाहते थे कि मार्केट में सिर्फ हमारा नाम हो जाए, उसको बोलते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल करने के टाइम हम अपनी केवल कॉस्ट कवर करते हैं। आपने अगर गौर किया हो तो उस समय जो जियो की सिम फ्री में मिल रही थी ना, उसमें एक वो चार्जेस मांगते थे। वो कहते थे कि भैया जियो की जो सिम है आपकी, वो 100 रुपये आपको प्राइम मेंबरशिप का चार्ज देना पड़ेगा, और जैसे ही आप प्राइम मेंबर बन जाएंगे आपका सिम ऑन हो जाएगा। मतलब सिम कार्ड जो था वो फ्री में था, लेकिन 100 रुपये उसको ऑन करने के वो लोग लेते थे, और उससे 1 महीना इंटरनेट चलता था, है ना। और उसके बाद आपको रिचार्ज कराना पड़ता था अगेन 100 रुपये का, या 250 रुपये का था शुरुआत में। टू बी प्रिसाइज 249 का था। तो 249 का रिचार्ज आपको कराना पड़ता था, और उसके बाद में वो जो है बड़े आसानी से 3 महीने चलता था। अब आप सोचिए कि 1 महीने में 100 रुपये का रिचार्ज, और यहाँ ये जो कंपनियां दे रही थी वो 200 रुपये का दे रही थी रिचार्ज। ठीक है, और वो भी अनलिमिटेड नेट तो कोई कंपनी नहीं दे रही थी, ये कंपनी अनलिमिटेड नेट दे रही थी। फिर 250 रुपये का रिचार्ज कराओ यानी 249 का, और 3 महीने बेहतरीन नेट। तो कंपनी ने क्या किया, क्यों किया ऐसा? ताकि सब लोग जियो का डंका बज रहा है ऐसा समझने लगे और जियो को बड़ा मानने लगे, और सब लोग जियो को यूज करने लगे। तब मार्केट में जियो अपना नाम कमा लेगी। तो सर्वाइवल में क्या होता है? मार्केट में अपना नाम कमाना। और उस टाइम हम इतने में चीजों को बेचते हैं कि हम बस कॉस्ट कवर कर लें, है ना। प्रॉफिट नहीं बना रही थी उस समय जियो कंपनी, केवल अपनी कॉस्ट कवर कर रही थी। राइट? आगे जियो ने क्या किया कि अपना जो रिचार्ज है ना वो थोड़ा सा महंगा किया। उसने कहा कि भाई जो प्राइम मेंबरशिप है वो तो 100 रुपए की है ना, लेकिन आपको जब आप मोबाइल लेंगे तो आपको 3 महीने का रिचार्ज कराना पड़ेगा, और 3 महीने का रिचार्ज उस समय होता था 399 का। अब आप सोचिए 399 यानी 84 डेज के लिए आपको नेट मिल रहा है, वो भी अनलिमिटेड। तो आदमी फिर भी खुश था कि यार एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन, ये तो कोई नहीं दे रहा है, जियो दे तो रहा है, चलो ये कर लेते हैं। तो जियो ने उस समय क्या करा? अपनी कॉस्ट कवर करी और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाने लगे। ठीक है, जब जियो ने अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू कर दिया, अब वो अगले वाले गोल की तरफ आ गए। अगला गोल क्या था उनका? अगला ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ।
ग्रोथ करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा कि भाई कॉस्ट तो हमारी कवर हो ही रही है, देवर कवरिंग कॉस्ट, हमने अपना प्रॉफिट भी थोड़ा सा कमा लिया, अब हमें बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, तो जियो ने क्या करा, जियो फाइबर को बिछाना शुरू कर दिया, है ना। तो जियो फाइबर और जियो का जो सिम कार्ड है वो दो प्रोडक्ट हो गए जियो के, ठीक है। तो इस तरह एक बिजनेस चाहता है कि ये तीनों जो स्टेजेस होती हैं वो उन्हें कवर करे। सबसे पहले मार्केट में सरवाइव करना, यानी सिर्फ गुडविल कमाना, फिर प्रॉफिट, है ना, जिसके अंदर रीजनेबल प्रॉफिट भी हो रहा है और गुडविल भी आ रही है, और फिर ग्रोथ के मार्केट में बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। If you have to write this, you have to write it in English, and properly you have to connect these sentences with at least two lines. कम से कम दो दो लाइन आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी, और ये बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है केस स्टडी के अंदर, ठीक है। तो इट्स क्वाइट इजी और हमेशा आने वाली चीज है, तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आ जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो सोशल ऑब्जेक्टिव आपको दिख तो बहुत सारे रहे हैं, है ना, लेकिन मैं आपको इसका एक मूल मंत्र दे देता हूँ, एक मंत्र आपको ध्यान रखना है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है सोसाइटी क्या चाहती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक बिजनेस रन कर रहे हो तो सोसाइटी क्या क्या चाह सकती है ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं भी एक कोचिंग रन कर रहा हूँ, अब इमेजिन करो मुझसे सोसाइटी क्या क्या चाहेगी, जैसे अपने जानने वालों को सस्ते में पढ़ाओ, फीस कम से कम लो, है ना, फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा दो, है ना, 3 आवर्स से भी ज्यादा पढ़ाओ, हमारे बच्चे को वहीं पे ही रखे रहो, बांध के डाल दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करो, है ना। तो क्या सोसाइटी की कोई भी एस्पिरेशन ऐसी हो सकती है कि मैं हमेशा सारी की सारी पूरी कर दूं? हमेशा सारी तो पूरी नहीं कर सकते। तो सोसाइटी मेन मेन चीजें क्या चाहती है वो यहाँ लिखी हुई है, सही है। तो आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है क्वेश्चन में अपने, क्योंकि वहां केस स्टडी आएगी, आपसे सोशल ऑब्जेक्टिव ये लिखने के लिए पूछे ना, तो तुम खुद बना के लिख सकते हो, ये पहले वाले से ज्यादा इजी है ऑर्गेनाइजेशनल से, सही है। अब सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा किन चीजों के बारे में गाती है कि भाई हमारा एनवायरमेंट अच्छे से रखो, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करो, देन अपना जो प्रोडक्शन का मेथड है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली रखो, बदबू वगैरह नहीं आनी चाहिए, धुआं बुआं नहीं होना चाहिए। देन अगर तुम अपनी कंपनी कहीं गाँव वाँव के आसपास खोल रहे हो तो वहाँ एम्यूनिटीज स्कूल्स वगैरह बनवा दो, है ना। देन वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे दो। देन जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। देन अपने टैक्सेस को टाइम पर पे करते रहो, क्योंकि अगर टैक्सेस को टाइम पर पे करोगे तभी तो गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएगी। देन किसी भी तरह की गलत चीज का इस्तेमाल करो मत, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, कम तोलना, अंडरवेइंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट यानी गलत एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करना, है ना। जैसे एक्स का जो डीओ होता है उसको लगाने के बाद में एक जो बंदा होता है उससे बहुत सारी लड़कियां आकर चिपक जाती हैं, क्या है ये? मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। क्या ऐसा होता है? नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना। एडल्ट्रेशन, चीजों में मिलावट करना, तो ये सब चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। क्लियर टू ऑल? तो ये सारे के सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास में, जो एक सोसाइटी हमसे चाहती है। अब देख सकते हो सारे के सारे नॉर्मल टॉपिक हैं और सारे सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं डायरेक्टली, है ना। ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए मैंने इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट बता दिया, आईडी का। चलिए आगे आते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी एक इंसान क्या चाहता है। अब देखिए एक इंसान जो चाहता है ना, उसकी तीन तरह की नीड्स होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड क्या होता है कि मैं फाइनेंस के तौर पे क्या चाहता हूँ, मुझे कॉम्पिटिटिव सैलरी दे दो, यानी जो आपके टक्कर की ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए, और पर्क्स भी, पर्क्स यानी साइड वाली चीजें, जैसे फ्री मोबाइल कनेक्शन, फ्री इंटरनेट घर के लिए, या हाउस रेंट अलाउंस दे दिया कि भाई तुम्हारे घर का रेंट हम पे कर देंगे, है ना, या छुट्टियों की सैलरी दे दी, ये सब, तो ये पर्क्स हैं। देन आता है सोशल नीड्स। आप सोसाइटी में क्या चाहते हो अपने लिए? आप सोसाइटी में ये चाहते हो पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि जब आप सोसाइटी में अपनी कंपनी का नाम बोलो तो आपको बड़ा माना जाए। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं तो उस कंपनी का नाम 4 लोगों के बीच में लेने से मुझे बहुत खुशी फील होनी चाहिए, उसको बोलते हैं पीयर रिकॉग्निशन। जब तक सोसाइटी में मैं 4 लोगों के बीच में अपनी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तब तक मुझे ये लगेगा कि मुझे कंपनी चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन जब एक बार मुझे लगने लगता है कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, तो मैं वहां काम करना चाहता हूँ। तो ये है सोशल नीड्स।
देन आता है हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स होती हैं वो नीड्स जिसके अंदर आप हर तरीके से अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते हो। यानी अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं तो अगली चीज मैं क्या चाहूंगा कि भाई अगर मैं यहाँ और टाइम जुड़ा रहता हूँ तो मेरी पर्सनल ग्रोथ कितनी हो रही है, क्या मैं और ज्यादा ग्रो करूंगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। और लास्ट चीज, अगर मैं आगे तक जुड़ा रहा तो मेरा डेवलपमेंट क्या है, क्या फ्यूचर में मेरी सैलरी बढ़ रही है, क्या फ्यूचर में मैं मैनेजर बन जाऊंगा, क्या फ्यूचर में मैं एमडी बन जाऊंगा। इस तरह की चीजों को भी इंसान डेवलपमेंट में देखता है। ठीक है, स्टाफिंग वाला हो गया ना तो उसका। ये स्टाफिंग वाला नहीं है। ये एक्चुअली सारे एम्प्लॉयज क्या क्या चाहते हैं एक एक करके वो सब है। सबसे पहले चाहते हैं अच्छी सैलरी, उसके बाद चाहते हैं समाज में रिकॉग्निशन, और उसके बाद में चाहते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये सब चीजें उनको चाहिए और तब वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की नेचर कैसी होती है। अब देखिए ये जो टॉपिक होता है ना ये बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सुनना। एग्जाम में 100% ये टॉपिक आता है, चाहे तुम किसी भी स्कूल में चले जाओ, ऐसी ऐसी में भी क्यों ना चले जाओ। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है, जरूर आता है, और कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। केस स्टडी भी आ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब आई एम लाइक, मैं आपसे ऐसे कह सकता हूँ कि बेटा अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो मैं बीएससी पढ़ाना छोड़ दूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। ऐसा मैं आपसे कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चंस में बोलूंगा पूरी की पूरी बुक में, और ये उसमें से एक है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए बोर्ड का, और हमेशा आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट जरूर मिलेगा। अगर ये ना मिले तो ये समझो कि तुमने पेपर शायद इकोनॉमिक्स का पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेटर भी के हर पेपर में ये मिलेगा ही मिलेगा, तो अच्छे से इसको पढ़ो। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। देखो बिल्कुल भी दिमाग में दर्द करने की जरूरत नहीं है, चीजों को बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। अभी मैं केवल एक पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। बस ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सबसे पहले आर्ट के बारे में जानते हैं। आर्ट क्या होता है? देखिए, अब इमेजिन करिए कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको पेंटिंग पसंद है, आर्ट पसंद है। तो क्या कोई इंसान अपने आप को आर्टिस्ट कह सकता है आप लोगों में से यहाँ पे? हाँ भाई, किसकी ड्राइंग अच्छी है? अच्छी है। चलो तो एक चीज बताओ बेटा कि रशिका, अगर आप ड्राइंग करते हो तो मुझे ये बताओ कि 8B की पेंसिल किस काम आती है? डू यू नो दैट? नो। चलो ये बताओ कि अगर आपको शेडिंग वर्क करना है तो ग्रेफाइट का क्या रोल होता है? यू डोंट नो? चलो तो ये बताओ कि जब हम कैनवस पे पेंटिंग करते हैं तो हम कौन से वाले पेंट यूज करते हैं? जब हम कैनवस पे पेंट करते हैं तो हम ऑयल पेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था जो अभी अभी मैंने आपसे सबसे पूछा, वो क्या था? वो था बेसिक थ्योरी। अगर मुझे अपनी फील्ड में एक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं कह सकता कि वो चीज मुझे पसंद है। अब बीइंग एन आर्टिस्ट आपको ये चीजें पता होना चाहिए थी। ठीक है ना, क्योंकि तभी आप ये कह सकते हो कि मेरी ड्राइंग अच्छी है। अब एक बात बताओ, इमेजिन करो कि नेहा की जो ड्राइंग है ना वो अखंड गंदी है ना, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उन सबके आंसर्स नेहा को पता थे, तो मैं किसको आर्टिस्ट मानूंगा? जाहिर है नेहा को। ठीक है, ये चीज है। तो आर्ट का सबसे पहला फीचर क्या है? तुम्हें बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए। यानी अगर आप ड्राइंग करने वाले एक आर्टिस्ट हो तो तुम्हें थ्योरी तो पता होगी ना सबसे पहले। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी होती है ड्राइंग के अंदर भी या किसी भी आर्ट में। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर इंसान उसको अलग अलग तरह से अप्लाई करता है। अब इमेजिन करिए कि जो ग्रेफाइट होता है ना उसको स्केचेस बनाने के लिए या शेडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 8B की पेंसिल उसी में से एक चीज है। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि जो नेहा है वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन रखते हुए 8B की पेंसिल को डायरेक्टली कैनवस पर यूज कर सकती है। जबकि रशिका जब कैनवस पर पेंटिंग करती है तो क्या करती है कि सबसे पहले जो पतली पेंसिल होती है 2B वाली, उससे जो है आउटलाइन बनाती है और उसके बाद पेंट करना शुरू करती है। अब आप देखिए हर किसी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना।
अब एक और बहुत बड़े वाले आर्टिस्ट है वहां पे मौजूद, है ना, तनिष्का। तो ये क्या करते हैं कि ये ना पेंसिल यूज करते, ना ग्रेफाइट यूज करते, ये डायरेक्टली ब्रश से पेंट करने लग जाते हैं, है ना। अब आप मुझे बताइए कि आप तीनों में से कोई गलत है? नहीं। लेकिन सबके काम करने का तरीका अलग अलग है ना। तो आर्ट वो होती है जिसमें हर इंसान की एप्लीकेशन अलग अलग तरह से होती है, हर इंसान अपना काम अलग अलग तरह से करता है, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्लियर? देन आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हर इंसान आर्ट के अंदर या तो अपनी प्रैक्टिस के बलबूते बनता है आर्टिस्ट, या अपनी क्रिएटिविटी के बलबूते आर्टिस्ट बनता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जिनकी अच्छी नहीं होती है ड्राइंग, वो लगातार ड्राइंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और प्रैक्टिस करने की वजह से एक दिन वो एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं, है ना। और कुछ लोग इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो बहुत ही कम ब्रश पकड़ते हैं, लेकिन जब भी पकड़ते हैं कमाल कर देते हैं, है ना। तो आर्ट में क्या क्या जरूरी है? आर्ट में जरूरी है सबसे पहले थियोरेटिकल नॉलेज होना, देन पर्सनलाइज एप्लीकेशन यानी खुद से उस चीजों को अप्लाई करना आना, एंड देन प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। ये सब चीजें आपकी जरूरी हैं। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तब तक मैं चीजों को अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है? चलिए, अब आप यूँ कहेंगे कि सर हम तो मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, आप आर्ट में कहाँ से घुस गए? बेटा मैनेजमेंट एज एन आर्ट जरा ध्यान से सुनिए। अब देखिए मैनेजमेंट में ये सब चीजें कैसे होती है। देखिए अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसकी भी कुछ थ्योरीज होती है। अब मैंने आपको मैनेजमेंट के फीचर्स बताए, वो थ्योरी है। मैनेजमेंट में आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बारे में पढ़ोगे, ये भी मैनेजमेंट थ्योरी है। सही है। आगे आते हैं। हर एक इंसान मैनेजमेंट पढ़ता है, जो भी मैनेजर होता है, लेकिन हर एक मैनेजर उसको अपने पर्सनलाइज तरीके से लगाता है, नहीं लगाता ऑर्गेनाइजेशन में, और सबके आउटकम भी अलग अलग निकलते हैं। तो ये क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है मैनेजमेंट में, क्योंकि जो भी नॉलेज तुम एक्वायर करते हो उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करते हो, है ना। और लास्ट चीज कि मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू आता है। आप इमेजिन करिए कि एक बंदा मैनेजर बनता है और वो बेयरली 30 ईयर्स का है, या आप समझो कि मेरी एज का है। अब जो मेरी एज का बंदा होगा उसमें अक्ल आप ज्यादा मानेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा मानेंगे, या एक ऐसे अंकल जो 55 ईयर्स के हो चुके हैं, है ना, और उन्होंने, उनका नाम राजकुमार वाशने है, वो ज्यादा क्रिएटिविटी रखते होंगे। जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिस जो ज्यादा बंदा कर चुका है, एक्सपीरियंस जिसका ज्यादा है, वो ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। समझ गए? तो मैनेजमेंट में समय के साथ साथ प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन आप ये सोचें अगर कि जो 55 ईयर्स के अंकल हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी क्या मुझसे ज्यादा हो सकती है? आई डाउट इट। क्योंकि क्रिएटिविटी किसी में भी ज्यादा हो सकती है। एक 5 साल के बच्चे में आपसे ज्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है ना। तो 55 ईयर्स का बंदा तो अलग रहा, है ना। लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस तो समय के साथ ही आता है। क्लियर है? तो मैनेजमेंट आर्ट कैसे है? क्योंकि मैनेजमेंट में मैनेजमेंट थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैनेजमेंट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, यानी हर इंडिविजुअल के हिसाब से वो अलग अलग तरह से चीजों को यूज करता है ना। और लास्ट चीज कि मैनेजमेंट के अंदर अपनी क्रिएटिविटी और अपनी प्रैक्टिस का हम यूज करते हैं। सही है। तो इस तरह मैनेजमेंट एक आर्ट बन जाता है, यानी मैनेजमेंट में हम जो भी काम करेंगे वो चीजें पूरी तरह स्पेसिफिक नहीं होती हैं, पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। क्लियर? चलिए, तो इस क्लास में बस इतना। अगली बार जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ये तीन मैनेजमेंट के नेचर होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बोला इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है? एंड डोंट बी एब्सेंट नेक्स्ट टाइम।